मैं मजदूर हूँ मजबूर नहीं, ये कहने में मुझे शर्म नहीं। अपने पसीने की खाता हूँ, मैं मिट्टी को सोना बनाती हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूँ आपके साथ आयुषी सुनवानी। मजदूर कितना मजबूर? जी हाँ, मजदूर को हमेशा मजबूर समझा जाता है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि मजदूर कितना मजबूत है। जी हाँ, 1 मई मजदूर दिवस यानी कि दुनिया भर के मजदूरों के हक में आवाज उठाने का दिन। अमेरिका में 1886 में मजदूरों के एक जुलूस पर गोलीबारी के बाद ये दिन यादगार बन गया। उन लोगों के संघर्ष का जिन्होंने काम के बेहतर हालात के हक में आवाज उठाई। इस घटना के 138 साल बाद मजदूरों के अधिकार क्या हैं, उनके हालात क्या हैं और उनकी जरूरतें क्या हैं, इसे लेकर चर्चा जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल मनाया जाता है और हर साल एक अलग थीम इसके लिए डिसाइड की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO आमतौर पर हर साल अप्रैल के मध्य में थीम की घोषणा करता है। हालांकि पिछले कुछ सालों की थीमों से पता चलता है कि ये मजदूरों के अधिकारों, सामाजिक न्याय और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है। भारत में कहां पर इस दिन छुट्टी होती है, ये भी हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि मजदूर दिवस कई तरीकों से मनाया जाता है और कई जगह पर विशेष छुट्टी का भी प्रावधान है। 1 मई यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और महाराष्ट्र दिवस के मौके पर बैंक बंद रहते हैं। इस मौके पर तमिलनाडु, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल, गोवा और बिहार में भी बैंक बंद रहते हैं। इसके अलावा देश भर में कुछ कंपनियां भी इस दिन खास अवकाश मानती हैं। मजदूर दिवस 1 मई को दुनिया भर के कई देशों में मनाया जाता है, जिनमें शामिल है मिस्र में मजदूर दिवस एक राष्ट्रीय अवकाश होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस दिन काम करने के लिए सहमत होता है तो उसे अलग से वेतन दिया जाता है। घाना में मजदूर दिवस एक राष्ट्रीय अवकाश है। इसे सार्वजनिक समारोह और रैलियों के साथ मनाया जाता है। इथियोपिया में मजदूर दिवस एक राष्ट्रीय अवकाश है। इसे परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मनाया जाता है। केन्या में मजदूर दिवस एक राष्ट्रीय अवकाश है। इसे रैलियों और प्रदर्शन के साथ मनाया जाता है। लीबिया में मजदूर दिवस एक राष्ट्रीय अवकाश है। इसे सार्वजनिक समारोह और रैलियों के साथ मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में मजदूर दिवस एक राष्ट्रीय अवकाश है और इसे बड़े पैमाने पर रैलियों और प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। ये देश में सबसे जरूरी छुट्टियों में से एक है। जिम्बाब्वे में मजदूर दिवस एक राष्ट्रीय अवकाश है और इसे रैलियों और प्रदर्शन के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा नामीबिया में भी इसे राष्ट्रीय अवकाश माना गया है। कई देशों की हमने आज बात की जहां पर मजदूर दिवस को राष्ट्रीय अवकाश माना गया है और विशेष प्रावधान मजदूरों के हक में दिए जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो दुनिया के 1/4 हिस्से में भारतीय ही जाते हैं और मजदूरी करते हैं, लेकिन भारत में मजदूर दिवस को लेकर अभी तक कोई खास प्रावधान नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? मजदूरों के हक में आवाज उठाना उतना ही जरूरी है जितना कि हमने कभी कल्पना नहीं की थी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी भी देश का विकास एक मजदूर के बिना असंभव है। इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कोई भी कार्य कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक उसमें मजदूरों की सहभागिता ना हो। विकास इम्पॉसिबल है जब तक मजदूरों का विकास ना हो। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन से हक हैं जिन्हें दिलाना बेहद जरूरी है। इतनी मेहनत करने के बाद भी मजदूर को आखिर मजबूर क्यों समझा जाता है? आज का दिन मजदूरों के हक में आवाज उठाने का दिन है। यह दिन विशेष तौर पर मनाया जाता है मजदूरों के हक की आवाज उठाने के लिए। आज 138 साल हो चुके हैं। 138 सालों से मजदूर दिवस मनाया जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की बात की जाए तो उन्होंने मजदूरों के लिए एक वक्तव्य लिखा था। वो वक्तव्य मैं आपको सुनाने जा रही हूं। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए हैं। जी हाँ, जिस तरह से स्वर्ग की परिकल्पना की जाती है पृथ्वी पर, धरती पर कहीं भी अगर स्वर्ग है तो वो मजदूरों की बदौलत है, क्योंकि तपती धूप में, ठंड में
भूखे प्यासे रहकर ये मजदूर ही होता है जो आपके सपनों का महल बनाता है, आपके घर को आशियाना बनाता है। वो मजदूर ही होता है जो विकास के लिए अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर दूसरे शहरों में जाता है और विकास की एक बड़ी गाथा लिखता है। हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए भूपेंद्र बख्शी जुड़ गए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। जी भूपेंद्र जी, विकास की हम बात कर रहे हैं। विकास किसी भी देश का संभव नहीं है जब तक मजदूर वहां पर काम ना करे, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि मजदूर वर्ग को हमेशा मजबूर समझा जाता है। सर, ऐसा क्यों होता है? मजबूर नहीं है, क्योंकि एक बात यह है कि जो श्रम की प्रधानता हमारे वेदों में भी है, जो श्रम करता है वो श्रमिक कहलाता है। जो मजदूर जो है, आपने देखा होगा कि जो काम के बदले जो उसको धन प्राप्त होता है वो उसकी मजदूरी है। लेकिन सबसे विनम्र यह है कि जो अन्न उगाता है या जो कर्म करता है उसको उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता। उसको जो समुचित लाभ मिलना चाहिए, जो समुचित लाभ नहीं मिलता तो वो आदमी मजबूर हो जाता है। एक बात मैं बताता हूँ आपको कि पूरे देश में किसी भी देश की प्रगति निर्भर करती है वहां के किसानों पर, वहां के मजदूरों पर, वहां के श्रमिकों पर, कुशल कारीगरों पर, अकुशल कारीगरों पर, और वहां के जितने भी आपके जो संस्थान हैं, जितने भी आपने हॉस्पिटल देखे होंगे, जो लेबोरेटरीज हैं, जो आपके ये छोटे छोटे काम करते हैं, वो भी सब मजदूरी में आते हैं। जितने भी कर्मचारी वो भी मजदूरी में आते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम मजदूर नहीं है, लेकिन वो काम के बदले तुम्हें तनख्वाह मिल रही है। ये तनख्वाह क्या है? ये काम के बदले मिल रही है। अपने को मजदूर ही समझना चाहिए। गीता में भी कहा गया है कि वर्क इज दाय ड्यूटी, रिवार्ड इज नॉट दाय कंसर्न। कार्य करना तुम्हारा कर्तव्य, न कि फल की इच्छा करना। आप जो कार्य करते हो और उससे जो आपको फल प्राप्त होता है, उससे आपको फल उतना ही मिलना चाहिए जितना आपका घर चलता रहे, आपका आपके जीवित रहने का लिए आपको आवश्यक हो उतना काम करना चाहिए। खाने के लिए जीना नहीं है, जीने के लिए खाना है। ये आपने को ध्यान में रखना चाहिए। ये मजदूर दिवस का मुख्य उद्देश्य है। भूपेंद्र जी, अगर हम बात करें मजदूरों के हक में, अगर किसी ने सही तरीके से आवाज देश में उठाई है तो वो है बाबा भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने आंदोलन किए। पहले हम देखते थे कि कई कई घंटों तक मजदूरों से काम कराया जाता था। कई आंदोलन देश में हुए हैं, तब जाकर कहीं ये जो समय सीमा है इसको 8 घंटे किया गया। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि अभी भी मजदूरों का शोषण हो रहा है। उनसे 14-14 घंटे काम कराया जाता है, लेकिन उनकी मजदूरी जितनी मिलनी चाहिए वो उन्हें नहीं मिलती है। और लगातार शोषण होने के बावजूद भी, कानून होने के बावजूद भी, प्रावधान होने के बावजूद भी ना तो कोई शिकायत दर्ज की जाती है और ना ही इस ओर किसी का ध्यान जाता है। तो आप देखिए, ये जो आपके बाबा साहब अम्बेडकर का तो नाम बाद में आता है, इसके पहले सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले 9 घंटे की जो मजदूरी थी तो उसकी डिमांड करने के लिए पूरे देश भर में आंदोलन किए। अमेरिका में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ है, शिकागो में इसका सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था। और वहां पे शिकागो में आपने 1848 में ये जो आपको वहां पे बहुत बड़ा ये कहना चाहिए कि क्रांति हुई और वहां पे कई मजदूर मारे गए। उसकी याद में उन्होंने शिकागो से ये आपको लेबर डे स्टार्ट हो गया। और उसके बाद उनका मुख्य ध्येय यही था कि 9 घंटे हमें चाहिए। 14 घंटे 15 घंटे काम लेते थे, तो 9 घंटे की उनकी डिमांड थी। और दूसरी जो डिमांड थी कि सप्ताह में एक छुट्टी मिलना चाहिए। ये 2 मुख्य डिमांड थी। ये 2 मुख्य डिमांड के आधार पर क्या बोलते हैं उन्होंने प्रदर्शन किया और पूरे यूरोप में प्रदर्शन होता रहा। इसका विस्तार हुआ, फैला हुआ। मार्क्स ने इसको हवा दी, रूसो ने इसको हवा दी, उसके बाद हमारे भारतवर्ष में इसको शुरुआत हुई। अम्बेडकर साहब ने उसको मूर्त रूप दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। अम्बेडकर साहब ने मजदूरों के हकों के लिए संविधान में अच्छे प्रावधान किए। इसके बाद आपने देखा होगा कि मिनिमम वेजेस एक्ट आया हुआ, श्रमिक लेबर लॉ आया हुआ 1948 में। और इससे उनका जो हक था
जो वाजिब हक था, जो अन्य लोगों को मिलना चाहिए वो मिला, और वो राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ गए। अदरवाइज वो राष्ट्र की मुख्य धारा से कटे हुए रहते, लोग उनका शोषण करते रहते, जमींदारों ने उनका शोषण किया और कई लोगों ने उनका शोषण किया। लेकिन जो शोषण से मुक्ति देने का जो कार्य किया वो भारतीय संविधान ने किया, और भारतीय संविधान के जो निर्माता लोगों ने किया और ऐसा विचार किया जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर प्रमुख रूप से थे। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम देखें, मजदूर न सिर्फ हमारे जीवन में विकास को संभव बनाता है, बल्कि हमारे सपने, हर इंसान का एक सपना होता है सर, इस सपने को हर इंसान देखता है क्योंकि ये सपना हमारे घर से जुड़ा हुआ है। हर इंसान सोचता है कि हमारे पास भी अपना एक आशियाना होता है, सपनों का महल जिसको हम कहते हैं। अब वो महल किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, हर इंसान अपने अनुसार इसे बनाता है, लेकिन वो घर तभी बन पाता है जब मजदूर वहां पर धूप में मेहनत करके पसीना बहाकर काम करता है। लेकिन हम देखते हैं कि उन्हें जो दिहाड़ी मिलनी चाहिए वो दिहाड़ी नहीं दी जाती। काम की अगर हम बात करें तो काम में भी ऐसी कई चीजें हैं। मुझे लगता है कि इन चीजों का ध्यान हर इंसान को रखना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से भी जब हम अपने घर में काम करवाते हैं तो हमें बदलाव अपने घर से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। सर, क्या लगता है आपको? देखिए, एक बात है कि आपको कई सरकार ने योजना की, काम के बदले अनाज किया, मनरेगा योजना स्टार्ट की, और मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत जो आपने देखा होगा, इससे पहले जो जो पूरे देश भर में 220 रुपए मिनिमम वेजेस है आज की डेट में। दूसरी बात यह है कि 337 रुपए पूरे मनरेगा में दिया जाते हैं मजदूरों को प्रति। यह अकुशल व्यक्ति के बारे में बता रहा है, अकुशल मजदूर। जो कुशल, अर्ध कुशल जो होते हैं, जो ट्रेंड होते हैं और जो इनके लिए ट्रेनिंग की जिसकी आवश्यकता होती है, और कुशल मजदूरों की जो ये ट्रेनिंग होती है वो एक अलग ही ट्रेनिंग होती है, और उनको कम से कम 400 रुपए से ऊपर इनकी मिनिमम वेजेस है। इसी तरह से इनका जो भारतीय संविधान में उनको अधिकार प्रदत्त किए गए। मजदूरों को हम एक श्रमिक कार्ड भी बनाया गया है। श्रमिक कार्ड से उनको 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है। हर मजदूर को चाहिए कि श्रमिक कार्ड बना ले। श्रमिक कार्ड से उनकी आशाएं जो हैं वो बलवती हो जाएगी। कैसे होगी? क्योंकि जो आपने अभी उदाहरण दिया कि उनको घर चाहिए, उनको लोन देते हैं आपको मजदूरों को श्रमिक कार्ड मिलने से उनको फैसिलिटी मिलती है, कम ब्याज पर लोन मिलता है, और इसके अलावा सरकार से कई उनको सहायता मिलती है। यदि कोई दुर्घटना होती है तो उनको बीमा मिलता है। और आपने देखा होगा बैंकों में भी जो आपने आपको कोई पैसा डिपॉजिट नहीं करना पड़ता, लेकिन आपके खाते खुल जाते हैं। तो ऐसे कई योजना है जो कि श्रमिकों को मालूम ही नहीं होती है, और सरकार उसका प्रचार नहीं करती। तो सरकार को सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचार करना चाहिए। क्योंकि जो बैंकों में भी आपने देखा होगा 1 रुपए के आधार पर आपको महीने में 1 रुपया आपको इंश्योरेंस मिलता है। तो 12 रुपए। सर, मैं चर्चा आपसे के साथ कंटिन्यू रखूंगी। हमारे साथ रमेश राठौर जी जुड़ गए हैं, जो कि मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। जी नमस्कार मैडम, आप सभी को मई मजदूर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, अगर हम बात की जाए, आज मजदूरों के हक की बात की जाती है तो सबसे पहला सवाल भी उस हक से ही मैं करना चाहूंगी कि अगर हम देखें तो न सिर्फ मजदूरों का शोषण होता है बल्कि कर्मचारियों का भी शोषण हो रहा है, क्योंकि लगातार दावे जरूर किए जाते हैं कर्मचारियों के लिए कि हम वर्किंग आवर्स जो है उसमें उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, उनका शोषण ना हो। इसको लेकर तरह तरह के प्रावधान हैं, कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी रह गई है जिसका फायदा जो है एक बड़ा तबका ले रहा है। सर, वो कौन सी कमियां हैं और उस पर अभी भी काम करना जरूरी है? देखिए, बेसिकली कर्मचारी उनका नाम है, लेकिन पूरे विश्व के चाहे कर्मचारी हों, चाहे कल कारखानों करने वाले वर्कर हों, या मेहनत मजदूरी ईंट उठाने वाले मजदूर हों, ये सब एक ही श्रेणी में आते हैं। वो है मजदूर की, क्योंकि वैसे वो कि शारीरिक मजदूरी कर रहे हैं या मानसिक मजदूरी होती है, इस तरह से इकाई सब एक ही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि देश में बड़े जोर शोर से एक नारा उठाया जा रहा है कि एक देश एक चुनाव। जब एक देश एक चुनाव, राजनेता लोग अपने जो है फायदे के लिए तो सारे नारे गढ़ लेते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है
कि जब एक देश एक चुनाव है तो एक मजदूर, एक कर्मचारी की एक पेंशन होनी चाहिए, एक समान कार्य के घंटे होने चाहिए, एक समान सुविधाएं होनी चाहिए, ये सभी कुछ एक समान होना चाहिए। जब एक समान होगा तो जैसे पेंशन भी एक समान मिलनी चाहिए। यहाँ एक चतुर्थ श्रेणी के मकान अलग हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी, राजनेता, कलेक्टर होते हैं, इनके बड़े बड़े बंगले होते हैं, जबकि वो रहते 2 लोग हैं। और जबकि जो आम पब्लिक है उनके 4-4, 5-5, 6-6 पूरी फैमिली होती है, उनके लिए छोटे से 2 कमरों का मकान दिया जाता है, शासकीय मकान जी। तो जब एक समान की चीज की जाती है, हर चीज में एक समानता होनी चाहिए, एक पेंशन भी होनी चाहिए। यहाँ बड़े बड़े लोगों की अलग अलग पेंशन है, राजनेताओं की 2-2 पेंशन है, किसी की 3-3 पेंशन है। यदि कोई राजनेता, विधायक है, सांसद है, उसकी 2 पेंशन, और वो स्वतंत्रता सेनानी है तो तीसरी पेंशन, 3-3 पेंशन चालू हो जाती है। और कर्मचारियों को वही पुरानी पेंशन भी नहीं मिल पा रही, और उनके लिए एनपीएस की पेंशन कर दी। जहाँ सांसद, विधायकों को जो उनमें सब्सिडी दी जाती है बिजली के बिल में, उनका यहाँ तक कि इनकम टैक्स भी चुकाया जाता है। तो जब एक समान, एक देश एक चुनाव है, तो एक समान, एक देश एक कर्मचारी की नीति भी होनी चाहिए। यहाँ बहुत सारे आईएएस अधिकारी हैं जिन जो सेंट्रल में काम करते हैं, और जो सेंट्रल की नौकरी करते हैं उनके लिए अलग नीतियां, स्टेट वालों के लिए अलग नीतियां हैं। तो इस तरह बहुत सारी चीजों, अभी जो साप्ताहिक 8 घंटे की बात की जा रही है, यहाँ मैं बतला दूं कि अभी बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिसमें 24 घंटे की ड्यूटी कराते हैं और उनको वेतन 1/3 मिलता है। संविदा कर्मचारियों को वेतन 1/3 वेतन पे काम कर रहे हैं, जबकि वो नियमित कर्मचारियों के समान का समान ड्यूटी करते हैं। सारे काम नियमित वो उसी के समान करते हैं जैसे होना चाहिए, लेकिन उनको वेतन आधा दिया जाता है, ना कोई क्रमोन्नति, ना पदोन्नति है, ना समयमान वेतनमान है, किसी भी टाइप का कुछ भी नहीं दिया जाता और उनका शोषण किया जाता है। मैं बता दूं, अभी स्कूल शिक्षा विभाग के अंदर एक सहायक वार्डन करके एक पद होता है जी। उनसे 24 घंटे काम लिया जाता है और उनको साप्ताहिक अवकाश की भी पात्रता नहीं है, ना कोई सुविधाएं हैं कि उनको कोई सुविधा मिल जाए। उनको प्रसूति अवकाश भी बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लड़के दिलवाया गया है। तो ऐसी बहुत सारी विडम्बना है, उनका बहुत शोषण किया जाता है। उनको यहाँ तक कि उनको अपने घर परिवार से मिलने के लिए 1 दिन की छुट्टी तक नहीं दी जाती, ना उनको किसी प्रकार का कोई अवकाश के 7 दिन की मेडिकल लीव दे दी जाती है, जो कि ना काफी। तो इस तरह के भारत आजाद होने के बाद भी काफी शोषण मजदूरों का, कर्मचारियों का होगा। आउटसोर्सिंग के कर्मचारी है, आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी है उनका भी काफी शोषण हो रहा है। वो पढ़े लिखे शिक्षित हैं और शिक्षित होने के बावजूद उनको जो है 5,000-8,000 वेतन दिया जा रहा है, जबकि जिस एक तरफ वो अतिक्रमणकारी है जो झुग्गी झोपड़ी बनाते हैं और गुमटियां लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, तो उनके लिए प्रावधान शासन कर देती है कि जहां आपने झुग्गी बनाई वो झुग्गी की जगह आपकी, जहां आप ठेला लगा रहे हो, जहां गुमटी लगा रहे हो वो जगह आपकी, उसका पट्टा दे दिया जाता है, जबकि वो अवैध लोग हैं। यहाँ दूसरी तरफ वो पढ़े लिखे लोग हैं जो कि अपने स्कूलों में अपना मन पढ़ाई लिखाई में लगाते हैं, उनके माता पिता उनकी शिक्षा दीक्षा में काफी पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको क्या मिलता है? पढ़ लिखने के बावजूद 8,000 10,000 की नौकरी। ये एक आउटसोर्सिंग और संविदा एक बड़ा शोषण का माध्यम है जी। इसमें बड़े जो अधिकारी लोग हैं और जो राजनेता लोग हैं वो अपनी एजेंसियां लगाए हुए आउटसोर्सिंग की ये सारी चीज करके रखी हुई, जिसमें उनको बड़ा भारी कमीशन इन आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जाता है, जिसकी वजह से आउटसोर्सिंग एक भ्रष्टाचार और शोषण की एक पद्धति बन गई है। और वही संविदा कर्मचारी 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं नियमित कर्मचारियों जैसा, उनको ना नियमित कर्मचारी जैसी सुविधाएं दी जा रही है, ना वेतनमान भत्ते दिए जा रहे हैं जी। भूपेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भूपेंद्र जी, जिस तरीके से जिन मुद्दों को राठौर जी ने रखा है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर चर्चा करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमने देखा पेंशन की जगह अगर हम बात करें तो पेंशन का मुद्दा सरकार लगातार चुनाव के टाइम पे हम खासतौर पे ये मुद्दा सुनते हैं। महंगाई भत्ते का नाम हम तब सुनते हैं जब चुनाव आने वाले होते हैं, उससे पहले ये मुद्दे गायब होते हैं। और साथ ही सर अगर हम बात करें तो एक वर्ग होता है आंगनबाड़ी का भी लगातार बात उठाई जाती है। आंगनबाड़ी में जो सहायिका के पद पर जो महिलाएं कार्यरत होती हैं, इसके अलावा आशा कार्यकर्ताएं जो होती हैं, उनसे सभी तरह के शासन के काम करवाए जाते हैं, लेकिन अगर हम उनके वेतन की बात करें भूपेंद्र सर, तो उनको कई कई महीनों तक वेतन नहीं मिलता है। ये
इंडिया के सभी अदालतों ने ये फैसला दिया है, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कि समान कार्य और समान वेतन। और इस आधार पर सैकड़ों और ढेरों केसेस थे जिसमें उन्होंने निर्णय किया कि आप इस तरह भेद नहीं कर सकते, यदि कार्य समान है तो आपको वेतन देना चाहिए। लेकिन ये सरकार ने एक बाईपास निकाल लिया है, एक छोटा रास्ता निकाल लिया है कि उन कर्मचारी को, तदर्थ कर्मचारी को, एक रेगुलर कर्मचारी को 50-60 हजार रुपए देने के बजाय 5 कर्मचारी को रख लेते हैं, इससे उनका काम चल जाता है। लेकिन क्या ये उनका साथ अन्याय नहीं? ये बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। ये समान कार्य समान वेतन है, ये संविधान में प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट तक देश का सबसे बड़ी अदालत निर्णय दे चुकी है, तो सरकार को उसको मानना चाहिए। ये राठौर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई ये जो हमारे साथ ही भेदभाव करते हैं। और दूसरी बात, ओआरओपी आपने देखा होगा, ओआरओपी आपने किसको दिया? सैनिकों को दिया है कि जब जो आदमी रिटायर होता है कि तो उसकी समान रेंज समान पेंशन मिलना चाहिए उसको। लेकिन ये क्या बोलता है कि आपने जो डीए जो है उसको लिंक क्यों नहीं किया महंगाई भत्ते से? महंगाई भत्ते से आप लिंक कर दो, यदि महंगाई बढ़ती है तो डीए अपने आप बढ़ जाएगा, महंगाई भत्ते कम होती तो मैंने आपका घट जाएगा। ऐसा प्रावधान करना चाहिए। और आप सेंट्रल और स्टेट में भेद करते हो, सेंटर के एलडीसी और स्टेट के एलडीसी में भेद करते हो, कर्मचारी के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह जो ओआरओपी केवल सैनिकों को क्यों मिलना चाहिए? आपने देखा कुछ जो 7वां वेतन आयोग है, उन्होंने सभी कर्मचारी को ओआरओपी देने की अनुशंसा की थी, लेकिन उन्होंने आर्मी को दिया। तो एक बात, यदि आर्मी फ्रंट पर रहती है तो बीएसएफ भी फ्रंट पर रहती है, सीआरपीएफ भी फ्रंट पर रहती है, सशस्त्र बल भी फ्रंट पर रहता है, और वहां पर डाकघर है, वहां डाकघर खुला है तो डाकिया भी तो वहीं काम करता है फ्रंट पे। वहां पर स्कूल्स भी हैं वो जो फ्रंट पर है, उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर यही आपकी नीति है तो आप क्या करते हो कि मनी चुन कर आप देते हो, ये चीज गलत है। ओआरओपी के कारण ओआरओपी सबको दीजिए, आप जो और महंगाई भत्ते को लिंक कर दीजिए बने आपके प्राइस इंडेक्स पे, और तो क्या होगा कि सारी समस्या अब स्वयं समाप्त हो जाएगी। क्योंकि कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के अलग अलग दुकान तो है, दुकानें वही है, चीजें वही है, शक्कर वो वहीं से खरीदता है, चाय भी वहीं से खरीदता है, उसी रेट पे खरीदता है। तो आप भेद क्यों करना चाहिए? तदर्थ को तदर्थ नाम होना ही नहीं चाहिए। जब से तदर्थ की ये प्रणाली लागू हुई इस प्रदेश में और देश में, इस देश का मनी उन्नति जो थी, उसकी प्रगति जो थी वो रुक गई है। इसलिए यदि देश को प्रगति करना है तो जो नए लोगों से अन्याय नहीं करना चाहिए। और उन्होंने एक बार, राठौर जी ने एक बात सही की कि जितने आउटसोर्स कर्मचारी हैं, इन सबके एजेंसी के मालिक जो रहते हैं वो सब बड़े बड़े पदों पर रहते हैं। उन्होंने अपनी एजेंसियां खोल के रखी है, सिक्योरिटी एजेंसियां खोल रखी है, आउटसोर्स एजेंसियां खोल के रखी है, और वो नौकरी देते हैं, वो भी पैसे लेकर के देते हैं, और जो सरकार उनको पैसा देती है वो तो पूरा पैसा भी उनको प्राप्त नहीं होता। इससे क्या होता है कि उनमें बहुत निराशा हो रही है, और उन निराशा को दूर करने का एक ही उपाय है कि समान कार्य और समान वेतन के आधार पर ओआरओपी सबको दिए जाए, तो ये सारी की सारी समस्या, और प्राइस इंडेक्स से डीए को जोड़ दिया जाए तो सारी की सारी कर्मचारी की समस्या समाप्त हो जाए। बिल्कुल। रमेश जी, अभी हमने बात सुनी भूपेंद्र जी की, आपने भी जो मुद्दे उठाए हैं जिनके ऊपर चर्चा होना बेहद लाजमी है। अगर बात की जाए जागरूक वर्ग की, एक वर्ग जिसे अपने हक पता है, उसे अपने राइट्स पता है, वो अपने हक के लिए लड़ भी सकता है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रामीण अंचलों की, जहां पर पीने के लिए पानी नहीं है, मूलभूत सुविधाएं, रहने के लिए घर नहीं है, बिजली नहीं है, जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, जिन्होंने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, जिन्हें पता ही नहीं है कि हमारे राइट्स क्या हैं, ऐसे में उस वर्ग का क्या होगा सर, जिन्हें अपने राइट्स ही नहीं पता, जहां पर सरकार की किसी योजना, कोई भी योजना नहीं जा रही है, क्या उनका हक नहीं है? क्या उनके मौलिक कर्तव्य नहीं है? क्या उनका कोई अधिकार नहीं है? ऐसे लोगों के लिए क्या करना जरूरी है और कहाँ इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है सर? देखिए, इस मौलिक अधिकार सभी का है, और क्योंकि ये शासन की जिम्मेदारी है। यदि शासन ने ये जिम्मेदारी विभागों को बना के दिए, जो विभाग हैं शासन के 54 विभाग, उनको दी हुई है। यदि वो ईमानदारी से मेहनत करें और जन जन तक सारी सुविधाएं पहुंचाएं, और ये जो शासन की नीतियां हैं
उनको अफसरशाही और लाल फीताशाही को अपना ईगो हटाते हुए एक जन भावना, जन कल्याण का वो लेके, मन के अंदर भाव लेके यदि वो करें तो आज राजनेता भी खत्म हो जाए और ये शोषण जो हो रहा है वो भी खत्म हो जाए। दिक्कत यहाँ होती है कि यदि कोई अधिकारी बन गया है, कोई बड़े पद पे पहुंच गया है, तो उसका ये भाव खत्म हो जाता है कि मैं जन सेवक हूँ। वो उसको जो बड़ी बड़ी गाड़ियां और जो बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं और जो लाट साहब वाला सैल्यूट मिलता है राजनेताओं को भी, इससे वो भूल जाते हैं कि हमको किसने चुन के भेजा है और क्यों चुन के भेजा है। वो अपनी सुख सुविधाओं पे ज्यादा ध्यान देते हैं। यदि वास्तव में जन सेवा माध्यम बन जाए, उसके मन में भाव हो जाए, ऐसे बहुत सारे आईएएस अधिकारी रहे हैं जो जन सेवा का जिन्होंने काम किया है, वो बेचारे ना कोई सुख सुविधाएं लेते हैं, बहुत ईमानदार टाइप के लोग हैं और वो कोई जन 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 तक पहुंचते हैं। आप देखते हो कि कोई कलेक्टर या एसपी का तबादला हो जाता है तो वहाँ के लोग, पब्लिक रोते हैं। वो इसीलिए रोते हैं कि उन्होंने वास्तव में जन सेवा की होती है और जन जन तक वो पहुंचे होते हैं। इसलिए पूरे जो जनता है, जनमानस से बड़ा दुखी होता है। तो ऐसे ही गढ़ने की आवश्यकता है इन सब अधिकारियों को, राजनेताओं को, कि आप जनसेवक हो, आप अधिकारी नहीं हो, आप अपनी सुविधाओं को लेने के लिए नहीं हो, बल्कि जनता तक योजनाएं पहुंचाने के लिए हो। वो आप उनकी सेवा करो, ना कि उनके लिए उनकी सुविधाओं का उपभोग करो और उसके बाद अपना जो के लेके काम की पूर्ति कर लो। तो निश्चित ही शोषण होता है, बहुत शोषण होता है। जब तक आज भी अंग्रेजों जैसा कानून लागू है, अंग्रेजों जैसी पद्धतियां चल रही हैं, उसी के अनुसार जो है यूपीएससी की परीक्षा होती है और उनको पूरे जिले का मालिक बना दिया जाता है, जिसकी वजह से उनको ये मान लिया जाता है कि भैया पूरे हर चीज के ज्ञाता हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति का हर एक फील्ड का एक विशेषज्ञ होता है, उसी को उस पद पे बैठाना चाहिए, जिससे कि जनता तक उसकी आवाज, उसकी बात वो पहुंच सके। और मैं तो ये कहता हूँ, यदि हमारे यूपीएससी के आए हुए अधिकारी सही मायने में काम करने लगे ना, तो राजनेताओं को इस देश में आवश्यकता ही नहीं पड़े। लेकिन चूंकि क्या है कि कहीं ना कहीं अरंगेबाजी होती, सारी चीज होती है, अपना हक अधिकार नहीं मिलते, जिसकी वजह से लोग राजनेता पैदा होते हैं और राजनेता पैदा होने के कारण नेता पैदा होते हैं और उसके बाद वो जो अपनी खुद की सुख सुविधाओं में देखने लगते हैं। आज आजादी के 70-75 साल के बाद भी एक आम व्यक्ति, आम कर्मचारी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है, उसको अपना हक अधिकार नहीं मिल पाता। आंदोलन, ज्ञापन और धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी अभी तक लोगों को अपने हक अधिकार नहीं मिल पाए। तो ऐसी आजादी का मतलब क्या है? बिल्कुल। आज धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए परमिशन बड़ी मुश्किल से मिलती है। आप शादी ब्याह या कोई भी धार्मिक आयोजन करने हो तो आपको परमिशन बहुत आसानी से मिल जाएगी, लेकिन आपको जहाँ धरना प्रदर्शन करने की बात आएगी तो आपको बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं उसकी अनुमति के लिए जी। जबकि आजादी के बाद तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार हो जाना चाहिए, एक जगह आवंटित हो जानी चाहिए कि आपको कोई कुछ करने का, आपको धरना प्रदर्शन करना है, आप यहाँ आके इकट्ठे हो जाओ, आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए भी आज की डेट में परमिशन लेनी पड़ती है। उस परमिशन की जो मेहनत है वो इतनी हो जाती है कि आदमी को 1 से 1.5 महीना लगता है, वो थक के घर बैठ जाता है कि अगली बार आंदोलन करूंगा ही नहीं। बिल्कुल। चलिए चर्चा आगे बढ़ाएंगे। भूपेन जी, अभी बात की गई, हमने कर्मचारियों के हक की बात की, रमेश राठौर जी ने हमें बताया कि आखिर कितना इम्प्लीमेंटेशन अभी भी बाकी है। अगर मार्क्सवाद की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सर आप दोनों से ही चर्चा करेंगे इस बारे में। अगर हम देखें तो पूंजीपति जो हैं वो जागरूकता और शिक्षा के अभाव की वजह से ही लगातार आगे बढ़ रहे हैं और दूसरा वर्ग जो कि सर्वहारा है वो इसी अभाव के चलते कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है। हम देखते हैं कि मेरे पिता ने मजदूरी की, मैं मजदूरी करूंगा, मेरा बेटा मजदूरी करेगा। ये जो सीरीज है, ये इसकी जो चेन है, इसका टूटना जरूरी है। लेकिन ये कई ऐसी जगह हैं, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कई ऐसी जगह है जहां पर ये चेन नहीं टूट पा रही क्योंकि वहां पर शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है। सर देखो, मजदूर दिवस का जो उद्देश्य है वो पूंजीवाद जो समाप्ति होना चाहिए, समाजवाद होना चाहिए और ये वर्गहीन समाज की स्थापना होनी चाहिए, सर्वहारा वर्ग का कल्याण होना चाहिए।
और दूसरी बात ये है कि इनका ध्येय आज का ये होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मजदूर भाई हैं जिनके उत्पादन के कारण हम लोग आज जीवित हैं और हमारे देश की इतने बड़े 140 करोड़ के लोगों की पूर्ति होती है, उनका कल्याण होना चाहिए। उनके मन में किसी प्रकार का कहना चाहिए कि ये उद्वेलना नहीं होना चाहिए, उनकी जो हकों की रक्षा होना चाहिए। क्योंकि जो हाथ और पैर हमारे साथ क्या हो रहा है कि गांधी जी कहते थे कि जो आपने भारत गांव में बसता है। क्यों कहते थे? क्योंकि जो गांव में जो किसान है, मजदूर है, वो हमारे हाथ पैर हैं, और हमने क्या कर दिया कि जो शहर है वो हमारे मुंह है। हमने मुंह और हाथ मैंने उसको तो आपने बहुत सजा लिया है, लेकिन हमारे हाथ पैर लूले और लंगड़े और हो गए और उनको पैरालिसिस हो गया। आप ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं? जिनके हाथों और पैरों के दम पर ये देश खड़ा है, जिनकी वो पूर्ति कर रहे हैं, जिनको खाना दे रहे हैं, जिनके कारखाने में काम कर रहे हैं, उनके जो उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन के कारण भारत विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है और उसका पूरे संसार में नाम हो रहा है। उस वर्ग की उपेक्षा न हो, ये आज के जो लेबर डे का आज मुख्य ध्येय है। दूसरी बात यह है कि आपने देखा है कि रूसो ने भी कहा था और मार्क्स ने भी कहा था, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे पास पाने के लिए सब कुछ है। लेकिन ये जो पूंजीपति वर्ग है, इनके पास खोने के लिए सब कुछ मन है। यदि आप इन पे क्या बोलते हैं अटैक करोगे तो ये इनके पास पूरा कारखाना नष्ट हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा क्या जाएगा? लेकिन तुम्हें जो ये एक बात याद रखो कि आप विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, उसका एक ये था, विश्व के मजदूर एक हो जाओ, एक होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ो और जो आपका उत्पादन में उसमें अपना हिस्सा लो, ताकि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भी भविष्य आगे लगा है, तुम कीड़े मकड़े नहीं हो, तुम भी दुनिया में सुख सुविधा प्राप्त करने के उतने ही अधिकारी हो जितने पूंजीपति है। उत्पादन में आपको हिस्सा मिलना चाहिए। ये लेबर डे और मई डे का मनाने का मुख्य उद्देश्य है और संसार में 80 से ज्यादा देशों में इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बिल्कुल। और इस दिन का जिस तरीके से महत्व आपने सर 2-3 शब्दों में ही, मेरा ख्याल है जिन सटीक शब्दों का प्रयोग करके आपने समझाया है, हमारे दर्शक भी ये समझ गए होंगे कि आज का जो दिन है वो कितना महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं इसमें सकारात्मक पहलू भी नजर आएंगे हमारे साथ। क्योंकि समय पूरा हो चुका है, इसलिए मैं अब और ज्यादा चर्चा आपसे नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आपने अपना बहुमूल्य हमारी इस चर्चा को दिया बहुमूल्य समय, इसके लिए धन्यवाद। हमारे साथ भूपेंद्र बख्शी जी जुड़े हुए थे, साथ ही हमारे साथ रमेश राठौर जी जुड़े हुए थे जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के। दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज हमने बात की मजदूर दिवस की। अगर बात की जाए एक ऐसा वर्ग जो किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है तो वो मजदूर वर्ग होता है। किसी राष्ट्र के विकास की भूमिका अगर कोई निभाता है, सपनों को अगर कोई गढ़ता है, सपनों को अगर कोई सच करता है, तो वो केवल और केवल मजदूर होता है और मजदूरों के हक की आवाज उठाना हमारा भी कर्तव्य है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।